हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सो न्यू एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि रियान यहाँ पर सबसे कहते हैं कि चलो ठीक है, बस प्लान भी रेडी है और हमारे लोग भी रेडी है, तो हम जाते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट सीन में हमें एम्प्रेस और हार्मनी का सीन दिखाते हैं। ये दोनों यहाँ पर चेस गेम खेल रहे होते हैं और एम्प्रेस हार्मनी से कहती है कि मैंने ये सोचा था कि तुम भी उसके साथ जाओगी, तुम नहीं गई। जिस पर हार्मनी बताती है कि नहीं, मैं जाना नहीं चाहती थी, वैसे भी कि उन लोगों के साथ चला गया है और मैं आजकल नोट कर रही हूँ कि वो मिसियन मोजियो को अवॉइड कर रहा है, उसके साथ बातें भी सही से नहीं करता, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो उसके साथ चला जाएगा, उनकी फेसिंग हो जाएगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एम्प्रेस उससे पूछती है तो क्या तुमने कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर किया अब तक। जिस पर हार्मनी बताती है कि नहीं, यहाँ पर जितने बुक्स भी पढ़े हुए हैं वो सब मैंने पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ ये बुक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड भी थी, इसमें डेमन बीस्ट और ब्लड डीमन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। और फिर वो एम्प्रेस से पूछती है कि ये बुक्स आम जनता के लिए क्यों अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ये क्यों बैन कर दिए गए हैं। जिस पर एम्प्रेस बताती है कि तुम डरो मत, तुम फिक्र मत करो, ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए बैन किए गए हैं, लेकिन ये रॉयल पैलेस है, यहाँ पर कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। क्योंकि सिंपल बात है, अगर आम जनता को ये मालूम पड़ जाता है कि ब्लड डीमन एंड डीमन बीस्ट के पास किस किस्म की पावर्स मौजूद है, तो ये सिंपल बात है कि फिर ह्यूमंस खतरे में आ जाएंगे, उसके लाइफ को खतरा होगा, क्योंकि डीमन बीस्ट और ब्लड डीमन को अपने पावर का अंदाजा लग चुका होगा। तो जब ह्यूमंस ने ब्लड डीमन को कम्प्लीटली खत्म कर दिया, इसके बाद उन्होंने डीमन बीस्ट को अपना गुलाम बना लिया और साथ ही साथ ये बुक भी बैन कर दी ताकि उनको अपने पावर का अंदाजा ना लग सके। और अब हार्मनी बताती है कि असल में मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी बात क्यों है कि डीमन बीस्ट को ये प्रोफेसी दी गई है कि वो हमेशा से ही ब्लड डीमन को फॉलो करेंगे। मींस के डीमन बीस्ट को अपने आप को बचाने के लिए और एक इंसेस्टर पाने के लिए ब्लड डीमन की जरूरत पड़ेगी। अभी इम्प्रेस बताती है कि असल में मिसियन मोजियो यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन करके आई है, मालूम नहीं कि उसकी दुनिया में और इस दुनिया में ऐसा क्या लिंक है जिसकी वजह से ये सब हो गया है और ऐसी क्या वजह है, या उसको यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन करने वाला बंदा कौन है। वो हार्मनी को बताती है कि असल में मिसियन मोजियो चंद महीने पहले ही यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेटेड हुई है। उसने मुझे बताया है कि असल में वो जिस दुनिया में रहती है वो इस दुनिया से कम्प्लीटली अलग है, वहाँ पर कोई भी मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि असल में सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर डिफरेंट ट्राइब्स भी नहीं होते, जो भी है सब ह्यूमंस हैं। तभी हार्मनी बताती है कि मिसियन मोजियो तो असल में हाफ ब्लड डीमन है, इसका मतलब ये है कि वो एक ह्यूमन और साथ ही साथ ब्लड डीमन की औलाद है और उसी से उसका जन्म हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेटेड हो सकती है। इस पर एम्प्रेस उसे बताती है कि हाँ ऐसा है, लेकिन हम ब्लड डीमन के बारे में कुछ भी नहीं जानते और साथ ही साथ ये कि ब्लड डीमन की बॉडी किस तरह से होती है इसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि ब्लड डीमन की बॉडी असल में ह्यूमन से बिल्कुल अलग होती है, तो हम इस सब के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। साथ ही साथ वो उसे यही बताती है कि जैसा कि प्रोफेसी में बताया गया था, मिसियन मोजियो ब्लड डीमन की किंग है भी या नहीं। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि मेरे ख्याल से हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि हमारे आगे होने क्या वाला है। और तभी हार्मनी गेम पर फोकस करते हुए एम्प्रेस को बताती है कि मैं यही सोच रही हूँ कि आप कहाँ पर है, और इसी के साथ एम्प्रेस उसे बताती है कि असल में मैं गेम जीत चुकी हूँ। जिस पर हार्मनी बताती है तो अच्छा आप ये चाहते हैं कि हम एक दूसरा गेम खेल ले, वैसे भी अभी टाइम बहुत है, रात होने में वक्त बाकी है। जिस पर एम्प्रेस बताती है कि हाँ क्यों नहीं, हम एक दूसरा गेम भी खेल सकते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक्शन साइड वॉशरूम बेसमेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रियान ने अपने आप को चेंज किया हुआ है, अपना बेस चेंज किया हुआ है और वो यहाँ पर डीमन बीस्ट को नहला रहा था। साथ ही साथ एक बंदा उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इसको अच्छी तरह से साफ करो और अगर ये लोग बात नहीं मानते तो इसको मारो भी, लेकिन इस तरह से मत मारना कि इसके बॉडी पर कोई निशान पड़ जाए, क्योंकि ये डीमन बीस्ट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और ये बहुत महंगे बिकने वाले हैं और वैसे भी इसको हम बेचने के लिए साफ कर रहे हैं, तो जरा एहतियात करना। साथ ही साथ वो उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि यहाँ पर ये जो दो और डीमन बीस्ट है इनका भी ख्याल रख लो, उनको भी साफ कर लो। जिस पर रियान से बताता है कि आप फिक्र मत करें, मैंने आपको बता दिया ना कि मैं वक्त से पहले इन सबको साफ कर दूंगा और आपके सामने पेश करूंगा, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। अब रियान की तरफ देखकर वो बंदा कहता है कि वैसे मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा है, पहले कभी तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, अगर तुम अपना ये काम अच्छे से कर लेते हो और इन सबको अच्छे से साफ कर लेते हो तो तुम्हारी यहाँ पर जॉब पक्की हो जाएगी और फिर तुम हमारी हेल्प कराया करोगे। इस पर रियान अपने मन में बताता है कि वैसे मिसियन मोजियो का प्लान बहुत ही परफेक्ट और बहुत दासू था। और तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रियान को मिसियन मोजियो बता रही थी कि तुम असल में जाओगे वॉशरूम वाली साइड पर और तुम डीमन बीस्ट को साफ करोगे और जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है तुम उस डीमन बीस्ट को हम तक लेके आओगे, बल्कि ऐसी जगह पर ले जाओ जो कि सेफ हो। साथ ही साथ उसने ये भी बताया था कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, बहुत प्यारे हो, बल्कि अगर मैं कहूँ तो लोग तुम्हें ये भी समझ सकते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी हो, तो तुम्हारी कुछ मेकअप कर देते हैं, ऐसा ना हो कि उनको तुम पर शक हो जाए। इस टाइम पर रियान अपने मन में बताता है कि वैसे ये टाइम फोकस लूज करने का नहीं है, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए और मैं जिस डीमन बीस्ट को साफ कर रहा हूँ, नहला रहा हूँ, ये बिल्कुल ही खामोश है, कुछ भी नहीं बता रहा, ये बीमार है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट रियान की तरफ देखते हुए कहता है कि जल्दी करो, मुझे जल्दी साफ कर दो, इसके बाद मुझे एक नोबल खरीद लेगा और फिर मुझे
नहीं मारेगा, क्योंकि ये लोग हमारे दांतों से मेडिसिन बनाने के लिए हमें बहुत ही मारते हैं। तो मुझे एक नोबल के पास जाना है। ऑक्शन में हमें उस जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नोबल्स खड़े हुए थे और हमें ग्रेसफुली भी दिखाई जाती है। उसने मास्क पहना हुआ था, साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी बताती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नोबल मैन ने मास्क पहना हुआ है। तो हम नहीं बता सकते कि असल में ये नोबल मैन कौन सा है या कौन है, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया है इनके बातों से कि आज कम से कम 10 डेमन बीस्ट को तो बेचा जाएगा। और इसी के साथ वो देखते हुए बताती है कि यहाँ पर 4 गार्ड्स मैंने देख लिए हैं जो कि मैजिक का यूज कर सकते हैं और मैंने इसकी लोकेशन का भी अंदाजा लगा लिया है। अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ मिसियन मोजियो के सिग्नल का इंतजार करना है। सिग्नल मिलते ही मैंने इस पर अटैक कर देना है। और अब हमें उस जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिसियन मोजियो और साथ साथ की खड़े होते हैं। वहाँ पर जितने लोग भी थे वो भी इस बातों को डिस्कस कर रहे थे कि मैंने सुना है कि आज यहाँ पर 3 प्योर ब्लडेड डीमन बीस्ट को बेचा जाएगा, बल्कि इसमें एक डीमन बीस्ट तो इतना छोटा है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है। सब लोग बताते हैं कि असल में वही डीमन बीस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, जिसका एज बहुत ही ज्यादा कम होता है। और इन सब लोगों में से एक बंदा कहता है कि मेरे साथ एक डीमन बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। मैंने उसके सारे के सारे दांत निकाल लिए, लेकिन ये शेम और शर्म की बात है कि मरने से पहले मैं उसके दांत नहीं निकाल पाया। ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे अब एक ऐसा डीमन बीस्ट चाहिए है जिसकी एज बहुत ही ज्यादा कम हो और मैं उससे बहुत ही ज्यादा दांत निकाल सकूं। अब ये सब बातें सुनते हुए की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। मिसियन मोजियो से कहता है कि हम कब तक यहाँ पर इस तरह से खड़े रहेंगे, अपने प्लान पर अमल कब करेंगे, चलो जाते हैं ना, बढ़ते हैं। जिस पर जियाओजियो कहती है कि नहीं, अब वक्त नहीं है, थोड़ा सा सब्र करो। साथ ही साथ वो उससे ये भी पूछती है कि ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हें बेचा गया था, जिस पर की बताता है कि हाँ ये वही जगह है। मिसियन मोजियो से बताता है कि असल में मुझे भी बेचा गया था और मुझे भी बेचा जा रहा था, लेकिन मैं जहाँ पर बेची गई थी वो असल में एक फाइटिंग रिंग था और वहाँ पर स्लेव्स के दरमियान फाइटिंग की जाती थी और वो भी डेथ फाइट। मींस कि ये लड़ाई तब तक चलती रहती थी जब तक इन स्लेव्स में से एक स्लेव मारा ना जाए। साथ ही साथ वो ये बताती है कि मुझे जिस शख्स ने बेचा था और बेचने जा रहा था असल में वो काउंट ही था, उसको मारने का मौका मुझे नहीं मिला। ये शर्म की बात है, लेकिन तुम्हें ये मौका मिल चुका है, तुम इस जगह को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तबाह कर सकते हो, अपना बदला ले सकते हो। और ये असल में वही जगह है जिसने तुम्हें दर्द दिया है। तो अगर तुम ये चाहते हो कि इस जगह को खराब कर दो, तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, तो इसके लिए तुम्हें करना ये है कि थोड़ा सा पेशेंस करना है, सब्र करना है। इसके बाद जैसे ही सही वक्त आएगा हम इन सब के साथ अंदर चले जाएंगे और अपने प्लान पर अमल करेंगे। वैसे भी मेरी सारी की सारी टीम तैयार खड़ी है और हम अपने प्लान को कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम रॉयल बैंक्वेट देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नोबल्स आए हुए थे। साथ ही साथ हमें मिस एलोइस भी दिखाई जाती है, उसने अपना ड्रेस पहना हुआ था। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाती है स्वॉर्ड स्पिरिट जिसने मिसियन मोजियो का वो पिंक ड्रेस पहना हुआ था। साथ ही साथ अपने मन में बताती है कि वैसे ह्यूमंस की जो गैदरिंग होती है बहुत ही ज्यादा बोरिंग होते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा शोर होता है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इसके अलावा ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है इसमें मेरा दम घुट रहा है। यही सब सोचते हुए अचानक से वो प्रिंस के पाँव पर अपना सैंडल रख देती है। अपने मन में कहती है ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो गलती हो गई। और साथ ही साथ अब थर्ड प्रिंस उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। इस पर तो स्वॉर्ड स्पिरिट अपने मन में कहता है कि वैसे कोई बात नहीं है, मिसियन मोजियो असल में थर्ड प्रिंस की लवर है तो मैं इस मैटर को संभाल लूंगा। इसी के साथ वो थर्ड प्रिंस से कहता है कि आई एम रियली वेरी सॉरी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया बल्कि गलती से हो गया। साथ ही साथ अब ये सब देखकर तो थर्ड प्रिंस भी बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिरकार इस बंदी को हो क्या गया है। यहाँ पर आसपास जितने भी मौजूद लोग थे वो इन सब की तरफ देखते हुए बताते हैं ये देख रहे हो ये थर्ड प्रिंस की लवर है, देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। साथ ही साथ थर्ड प्रिंस को बिल्कुल इसी तरह की लड़कियां पसंद है। इसी टाइम पर हमें कोजेल को भी दिखाते हैं। वो अपने मन में कहता है कि मिसियन मोजियो के साथ आज रीका नहीं आई, क्या वो बीमार होगी, क्योंकि उसे रीका की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसी टाइम पर हमें एलोइस को भी दिखाते हैं। वो थर्ड प्रिंस और स्वॉर्ड स्पिरिट की तरफ देखते हुए कहती है कि ये सब आखिरकार चल क्या रहा है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑक्शन हाउस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा रियान के पास आते हुए इससे कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा लेजी हो, इतने टाइम में तुमने इतना छोटा सा काम नहीं किया। वो रियान को पीटते हुए कहता है कि जल्दी करो, वक्त बीतता जा रहा है और अब ऑक्शन स्टार्ट भी हो जाएगा, अभी तक तुमने ये छोटा सा काम भी नहीं किया। ये सब देखते हुए वो छोटा सा डीमन बीस्ट रियान से कहता है क्या तुम ठीक हो। इस पर रियान उससे कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ, असल में तो तुम्हें बेचा जा रहा है यहाँ पर। इसी के साथ हमें ऑक्शन रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक डीमन बीस्ट को एक पिंजरे में रखा गया था और एक बंदा प्रोनाउंस करते हुए कहता है कि असल में ये डीमन बीस्ट बहुत ही यंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अभी तक बेबी टीथ भी नहीं आया, हाँ इसके टीथ आए हुए हैं लेकिन इसके सारे के सारे दांत मुकम्मल है और पूरे हैं। इसके साथ ये मेल है फीमेल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इसे खरीदेगा बहुत ही ज्यादा खुश होगा। तो चलो इसकी बेटिंग स्टार्ट करते हैं और इसकी बेटिंग स्टार्ट हो जाती है 50 गोल्ड कॉइन से। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नोबल मैन कहता है कि मैं इसको 100 गोल्ड कॉइन में लूंगा। इसी के साथ इसका ये बेट खत्म हो जाता है और वो इस नोबल मैन को मिल जाता है 100 बेट कॉइन में। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये डीमन बीस्ट बहुत ही ज्यादा रो रहा था। वो बताता है कि नहीं, मैं बिकना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का गुलाम बन जाऊं। और इसी के साथ हम देखते हैं
हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस एक्शन रूम का सारा छत ही उड़ गया था। सब लोग कहते हैं कि ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ, और जैसे ही छत की तरफ देखते हैं वहाँ की छत उड़ चुका था। सब लोग कहते हैं कि वो देखो वहाँ पर कोई है, और जियाओ जो बहुत ही स्टाइल से खड़ी हुई थी वो इन सबको बता दी है कि आप सबको डराने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से डेमन बीस्ट को चुराने के लिए यहाँ पर आई हूँ। साथ ही साथ वो अनाउंस करते हुए कह दी है कि आप सबके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये जगह छोड़ दो और ये जगह खाली कर दो, क्योंकि अगर 5 मिनट गुजरते हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होंगे उन सबको मैं मारूंगी और उन सब की लाशें यहाँ पर बिखरी हुई होगी। तो जल्दी करो, यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दो। अब जैसे ही वो अनाउंस करती है यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। सब लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, अपने जान को बचाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। और जियाओ की इस दासू एंट्री के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको इसका नया एपिसोड चाहिए तो काइंडली प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप कमेंट करते हैं इससे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आप सबके कमेंट पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि फैमिली मेंबर्स के साथ बातें कर रहे हो। वैसे भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो आप एक कमेंट जरूर किया करें। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है, ये एपिसोड पसंद आता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वोट जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री होने वाली है थर्ड प्रिंस की, जो कि जियाओ को पहचान लेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।